आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग वायुमंडल को विविध प्रकार की परतों में या लेयर्स में बांट करके प्रत्येक लेयर्स की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक विशद आवरण फैला हुआ है और वायु का यह विशद आवरण धरातल से लगभग 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल के संबंध में हमें जानकारी रेडियो सांडे, रबी सांडे, उपग्रह, राडार और विविध प्रकार के सेंसर और बैलून के माध्यम से प्राप्त हो पाई है। वर्तमान समय में हम वायुमंडल को दो आधारों, तापीय विशेषता और रासायनिक विशेषता के आधार पर वर्गीकृत कर वायुमंडल की प्रत्येक परतों का अध्ययन करते हैं। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमान मंडल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल नामक दो मंडलों में बांट करके पूरे वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोनों आधारों पर तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं और उनकी क्या विशेषता हैं, और रासायनिक विशेषता के आधार पर जो वायुमंडल की दो परतें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की परतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र है बोर्ड पर, इस चित्र को आप लोग देखें। चित्र को देखने के पहले वायुमंडल का वर्गीकरण जो अभी हमने बताया है उसको यहाँ पर देखें। वायुमंडल का वर्तमान समय में वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं, एक तो तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की परतों में एक है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है तापमान मंडल। क्षोभमंडल को फिर से हम दो उपमंडलों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको क्रमशः निचली परत और ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। निचली परत को हम घर्षण परत के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से जो तापमान मंडल है, तापमान मंडल के दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं आयन मंडल और दूसरे को बोलते हैं आयतन मंडल या बहिर्मंडल। ये रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल के दो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं सममंडल और दूसरे को बोलते हैं विषम मंडल। यहाँ पर इस चित्र में देखें, ये चित्र जो है तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की लेयर को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र में ये जो क्षैतिज रेखा है, यह क्षैतिज रेखा जो है यह धरातल को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, यह वर्टिकल लाइन आप माने कि यह वर्टिकल लाइन जो है भूमध्य रेखा को प्रदर्शित कर रही है। आप ऐसा मान के चलें कि यह भूमध्य रेखा या 0 डिग्री वाली रेखा को प्रदर्शित कर रही है, और इधर जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन आप माने कि ध्रुवों को प्रदर्शित कर रही है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को, यानी ध्रुव मतलब 90 डिग्री को प्रदर्शित करती है ये रेखा। ऐसा यदि हम मान लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और ये वाली रेखा यदि ध्रुव है, तो हम विविध जो वायुमंडल की लेयर हैं उस लेयर की हम जो हाइट है, ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हम प्रदर्शित कर पाएंगे कि भूमध्य रेखा पर उसकी ऊंचाई क्या है और ध्रुवों पर उसकी ऊंचाई क्या है। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्टिकल रेखाएं हैं उसमें से एक को भूमध्य रेखा और एक को ध्रुव मान लिया गया है, और नीचे की जो क्षैतिज रेखा है उसको धरातल माना गया है। अब जैसे देखें, तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की ये परतें हैं, जिसमें एक परत है, सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, इसके ऊपर परत है समताप मंडल, इसके ऊपर वाली परत को मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद तापमान मंडल शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक तापमान मंडल है। तापमान मंडल के निचले वाले भाग को हम बोलते हैं आयन मंडल और उसके ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं आयतन मंडल या बहिर्मंडल। अब इन्हीं एक एक परतों को लेकर के हमको स्टडी करना है, एक एक परतों को लेकर के हमें डिटेल में पढ़ना है कि आखिर वायुमंडल की इन प्रत्येक परतों की अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत हैं। और जब एक एक परत को हम पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा वायुमंडल की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, उसकी। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ये धरातल है और धरातल के ऊपर धरातल से लगी हुई है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इतना तो स्पष्ट ही है चित्र से भी, अभी हमने बोल भी दिया है कई बार कि क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है।
तो इस मंडल की कुछ ऊंचाई होगी धरातल से, कहा हाँ ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 13 किलोमीटर तक होती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इस मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक है। आपको चित्र में दिख रहा है, सबसे अधिक ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर दर्शाई गई है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण यहाँ पर संवहनीय धाराओं का होना है। भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं कि वर्ष भर सूर्य की किरणें पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में लगभग लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर के संवहनीय धारा के रूप में लगातार ऊपर उठती रहती हैं, और जब ये संवहनीय धाराएं ऊपर उठती हैं तो ऊष्मा का जो प्रसार है वो अधिकतम ऊंचाई तक हो पाता है। तो यहाँ पर संवहनीय धाराओं की उपस्थिति के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम 18 किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि ध्रुवों पर तापमान के कम होने के कारण संवहनीय धाराएं वहां पर नहीं होती, इसलिए वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। तो पहली तो विशेषता यह हो गई कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ध्रुवों पर संवहनीय धाराओं के कारण इसकी ऊंचाई सबसे कम संवहनीय धाराओं के अभाव के कारण इसकी ऊंचाई सबसे कम 8 से 10 किलोमीटर तक, जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर संवहनीय धाराओं के कारण इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। दूसरा, ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल की समस्त गैसों का अकेले 75% भाग समाहित होता है, यानी वायुमंडल में जितनी भी गैसें उपस्थित हैं उस पूरी गैस का अकेले 75% भाग क्षोभ मंडल में है। तो बाकी का जो 25% है वायुमंडल का हिस्सा, वो कहाँ पर है? वो अन्य लेयर्स में है, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और तापमान मंडल में। कुल गैसों का 75% अकेले क्षोभ मंडल में समाहित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर गैसों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, गैसों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस पूरे क्षोभ मंडल में गैसों के घनत्व में हमें समानता देखने को नहीं मिलती। इसमें भी जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे गैसों की जो डेंसिटी है या उसकी जो सघनता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। धरातल के पास गैसों की सघनता अधिक होगी, और धरातल से जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गैसों की सघनता क्षोभ मंडल में भी कम होती जाएगी। तो इस मंडल में जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे गैसों की सघनता कम होगी। और टेम्परेचर को रखने का काम कौन करता है? टेम्परेचर को रखने का काम करती हैं गैसें। गैसों की सघनता या डेंसिटी अधिक होने पर हम टेम्परेचर का अधिक आभास कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि गैसें बहुत विरल होंगी तो वहाँ टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद भी उस टेम्परेचर का हम आभास नहीं कर पाएंगे। जैसे आगे हम चर्चा करेंगे, ये जो तापमान मंडल है, तापमान मंडल के ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर गैसें बहुत विरल होती हैं, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर के ज़्यादा होने के बावजूद भी उस टेम्परेचर का हम लोग आभास नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्षोभ मंडल में ऐसा नहीं है। क्षोभ मंडल में तो वायुमंडल की समस्त गैसों का 75% अकेले विद्यमान है। यहाँ पर गैसों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका हम स्पष्ट आभास कर पाते हैं या हम टेम्परेचर को फील कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर गैसों की सघनता कम हो रही है, इसलिए टेम्परेचर भी इस मंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस मंडल की एक और विशेषता यह है कि इस मंडल में हम जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर अर्थात तापमान कम होता जाता है, यानी तापमान घटता जाता है। अब तापमान किस रेट से घटता है? तो यह तापमान घटता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से तापमान में हमें कमी देखने को मिलती है। मतलब यदि हम धरातल से 165 मीटर ऊपर चले जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस, या यदि हम धरातल से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमें कमी देखने को मिलेगी। क्षोभ मंडल में तापमान में यह जो कमी हो रही है इस कमी को हम बोलते हैं तापमान का सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट।
तो तापमान का सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट क्षोभ मंडल की एक विशेषता है, जिसमें धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। अच्छा, विश्व में जितने भी पर्वत हैं, चाहे वो पठार हो या मैदान हो, सब क्षोभ मंडल का हिस्सा है। लेकिन इन तीनों संरचनाओं में, जिनका अभी हमने नाम लिया पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों में सबसे अधिक ऊंचाई होती है पर्वतों की। और पर्वतों के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि पर्वतों के शिखर पर बर्फ या ग्लेशियर जमी रहती है। पर्वतों के शिखर पर ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर हमें क्यों दिखाई पड़ता है, ये ग्लेशियर हमें क्यों मिलता है? सभी पर्वत क्षोभ मंडल में स्थित है। और क्षोभ मंडल की विशेषता है कि क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है और पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है। पर्वतों की ऊंचाई सामान्यतः 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे पर्वतों की ऊंचाई होती है। जैसे हिमालय पर्वत को ले लिया जाए तो हिमालय पर्वत की जो एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है वो 6 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं 8,850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंची। तो यदि सतह से हम 8 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 9 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 6 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो वहां पर टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा। तो जितने भी पर्वत हैं, उन पर्वतों के शिखर पर हमें बर्फ इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई अधिक है, और इतनी ऊंचाई पर यदि हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर जो है माइनस में पहुंच जाता है। इसलिए वहाँ ऊपरी वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद है, वह जलवाष्प संघनित होती है छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में, और पर्वत के शिखरों पर या चोटियों पर जमा हो जाती है। उसी को हम वही बाद में जो है बड़े ग्लेशियर का रूप धारण कर लेती है। अभी यदि हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत की भौगोलिक रूप से जो स्थिति है वो अभी शीतोष्ण कटिबंध में है। तो शीतोष्ण कटिबंध में हिमालय पर्वत है, उसके शिखर पर जो है बर्फ या ग्लेशियर देखने को मिलता है। लेकिन क्या यदि हम हिमालय पर्वत को शीतोष्ण कटिबंध से उठा करके उष्ण कटिबंध में ला करके भूमध्य रेखा के आसपास या कहीं भी उष्ण कटिबंध में खड़ा कर दें, यद्यप ऐसा कर पाना संभव नहीं है, हिमालय पर्वत को उठा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिन करें, कल्पना करें कि यदि ऐसा हम कर पाते और यदि हम हिमालय को ला करके भूमध्य रेखा के आसपास या उष्ण कटिबंध में कहीं भी खड़ा कर दें, तो क्या उसके शिखर पर हमें बर्फ देखने को मिलेगी? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि क्षोभ मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का यह जो गुण है, वह उष्ण कटिबंध में भी विद्यमान रहेगा और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहां भी विद्यमान रहेगा, और शीत कटिबंध में भी यही गुण विद्यमान रहेगा। तो यदि हम हिमालय पर्वत को उष्ण कटिबंध में या भूमध्य रेखा पर ला करके खड़ा कर देंगे, तब भी हिमालय के ऊपर जो उसके शिखर हैं, जो उसकी चोटियां हैं, वहां पर हमें बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। इसलिए निश्चित रूप से वहां पर हमें बर्फ देखने को या हिम रेखाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे शायद कि इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। इसीलिए पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों के ऊपर शीर्ष पर हमें ग्लेशियर देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल में समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सभी प्रकार की मौसमी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल में घटित होने वाली ये घटनाएं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हम जीवधारियों के लिए इस क्षोभ मंडल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मानव सहित सभी जीवित जीवों का जो अस्तित्व है क्षोभ मंडल में घटित होने वाली इन घटनाओं के कारण ही, इन मौसमी घटनाओं के कारण ही संभव है। कल्पना करें यदि पानी नहीं गिरेगा, बरसात यदि नहीं हो, क्षोभ मंडल में यदि बादलों का निर्माण नहीं हो, तो यह पूरा धरातली भाग तो बंजर होता,
एग्रीकल्चर यहाँ पर हम नहीं कर पाते, फिर हमारे यहाँ जीवन कैसे संभव हो पाता? जो जल चक्र है, जो साइकिल है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इस पृथ्वी पर जीवन फिर संभव नहीं होता। तो मानव सहित सभी जीवित जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मंडल में समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं जो हैं वो घटित होती रहती हैं। दूसरा, क्षोभ मंडल को और भी कई नामों से जाना जाता है। क्षोभ मंडल को जैसे हम विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, इसे हम संवहनीय परत या संवहनीय मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही चिड़िया के जो कई नाम हैं, इनको भी याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। आप पता लगा कि क्षोभ मंडल के नाम से पृथ्वी के निचले वायुमंडलीय परत को जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में एग्जामिनेशन में आ गया संवहन मंडल, तो फिर पता लगा कि ये संवहन मंडल क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, ये क्या होता है। तो कभी कभी एक ही जो नाम जो एक ही चिड़िया के जो नाम हैं उसको जानना जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? इसको परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसॉल, धूल के कण, इन सब में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो है तापमान बदलता रहता है, धूल के कणों के अनुपात में बदलाव होता रहता है, गैसों के अनुपात में जो है बदलाव होता रहता है, एरोसॉल के अनुपात में बदलाव होता रहता है। इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इसमें गैसों के संगठन में उसके अनुपात में बदलाव देखने को मिलता रहता है। ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को हम पुनः दो उपमंडलों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्षोभ मंडल का जो निचला हिस्सा है, जो धरातल के साथ लगा हुआ है, जिसकी सामान्यतः जो है 3 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, उसको हम निचले क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, और इसको हम घर्षण परत के नाम से भी जानते हैं। इसको हम घर्षण परत के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा एवं गति में अवरोध उत्पन्न किया जाता है या घर्षण उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए क्षोभ मंडल की जो निचली परत होती है इसको हम घर्षण परत के नाम से भी जानते हैं। धरातलीय दशाओं में प्रतिदिन होने वाले बदलाव का प्रभाव इस निचले क्षोभ मंडल की परत पर पड़ता है। निचले क्षोभ मंडल में कभी कभी तापीय प्रतिलोमन की घटना भी घटित होती है। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है? तापीय प्रतिलोमन का मतलब है कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। अभी आपने क्षोभ मंडल में पढ़ा कि क्षोभ मंडल का यह गुण है कि इसमें बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। लेकिन जब इसके विपरीत स्थिति निर्मित हो जाए, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी न होकर के तापमान में वृद्धि हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं तापीय प्रतिलोमन। और तापीय प्रतिलोमन की घटना क्षोभ मंडल के निचले भाग में कभी कभार कुछ क्षेत्रों में घटित होती है। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब अपेक्षाकृत ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु का आगमन हो जाता है, तब बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है। इसी को हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल की जो निचली परत है उसको हम घर्षण परत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मंडल में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं उनके मार्ग में धरातलीय सतह के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए शायद इसको घर्षण परत के नाम से जानते हैं। और धरातलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन से यह निचली परत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हमने आपको बताया कि निचले क्षोभ मंडल में या घर्षण परत में तापीय प्रतिलोमन जैसी स्थिति भी कभी कभार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके जो ऊपर की परत है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, जो 3 किलोमीटर से ऊपर होगी क्षोभ मंडल में, ये वाली परत जो है घर्षण से बहुत कम प्रभावित होती है, यानी धरातलीय सतह से घर्षण नहीं हो पाता इस वाली परत का। और धरातलीय दशा में प्रतिदिन होने वाले बदलावों का प्रभाव भी
इस परत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो धरातलीय दशाओं में होने वाले प्रतिदिन परिवर्तन का प्रभाव भी इस परत पर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ऊपरी परत है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, जो 3 किलोमीटर के ऊपर है, वह द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण से अधिक प्रभावित होती है। द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब है कि चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती जो दशाएं हैं, है ना, उससे यह सर्वाधिक प्रभावित होती है। यहाँ पर चक्रवाती प्रतिचक्रवाती संचरण जब होता है तो ये सर्वाधिक प्रभावित होती है लेयर। तो जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उस पर द्वितीयक परिसंचरण का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, तो बस क्षोभ मंडल की यही विशेषता है। अब क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, ऊपरी जो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। और ये क्षोभ सीमा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है। क्षोभ सीमा में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। अभी आपने पढ़ा कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन क्षोभ मंडल का जो ऊपरी वाला भाग है, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर या 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग मोटा होता है, इसमें तापमान का गिरना बंद हो जाता है। यानी तापमान क्या हो जाता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इस वाले भाग को हम बोलते क्या है? इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, है ना। और क्षोभ सीमा में 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा पर जो तापमान होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि ध्रुवों पर तापमान कितना होता है? ध्रुवों पर तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस। यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा में पहुंचे भूमध्य रेखा में, तो वहां पर तापमान कितना होगा? -80 डिग्री सेल्सियस। और क्षोभ सीमा में ही भूमध्य रेखा ध्रुवों के पास के ऊपर जाएं, ध्रुवों पर, तो वहां पर तापमान कितना होगा? -45 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्षोभ सीमा में ध्रुवों पर तापमान अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्षोभ सीमा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है, -45 है, वहां कम है, -80 है। आप इसी का उल्टा भी इसको बोल सकते हैं कि क्षोभ सीमा में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान धीरे धीरे घटता जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट के रूप में दे देगा और फिर पूछेगा कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। और इस प्रकार के प्रश्न जो है यूजीसी नेट में कई बार पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से यूजीसी नेट में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अभी ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्षोभ सीमा के बारे में ये प्रश्न अभी पूछा जाना बाकी है, और ये एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि क्षोभ सीमा में भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे कम तथा ध्रुवों पर तापमान सबसे अधिक होता है। या ऐसे दे देगा कि क्षोभ सीमा में भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर तापमान अधिक होता है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दे दिया, क्षोभ सीमा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तीसरा स्टेटमेंट ये दे दिया कि क्षोभ सीमा में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान घटता है। चौथा स्टेटमेंट ये दे दिया कि क्षोभ सीमा के निचले भाग में तापीय प्रतिलोमन की घटना घटित होती है। अब उसमें कूट दे देगा कि नीचे दिए कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए या असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट में आते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ पर ऐसा बन सकता है और अच्छा प्रश्न बनेगा। इसको गहराई से समझने की जरूरत है। तो ये क्षोभ मंडल कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल ये जो है क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। ये क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का हिस्सा जो है वो समताप मंडल है। समताप मंडल, इसका नाम ही है समताप, मतलब एक ऐसा मंडल जिसमें तापमान लगभग एक समान बना रहता है, समान तापमान वाला क्षेत्र, यह मंडल। लेकिन इस मंडल के संबंध में विद्वानों में जो है थोड़ा सा मतभेद है,
टेम्परेचर को लेकर के, तापमान को लेकर के। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात न तो तापमान में वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस मंडल में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। यानी निचला जो समताप मंडल है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो समताप मंडल है, उसमें तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। तापमान लगभग जो है कांस्टेंट बना रहता है, समान बना रहता है। लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान जो है इस मंडल में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ करके 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचने पर तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो समताप मंडल का ऊपरी वाला भाग है ना, इसको हम बोलते हैं समताप सीमा। यह भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है, और इस समताप सीमा में जब हम पहुंचते हैं तो तापमान का बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब समताप मंडल के ऊपरी वाले हिस्से में तापमान बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही समताप सीमा में पहुंचेंगे, जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होगी, उसमें तापमान का बढ़ना बंद हो जाता है, और समताप सीमा में 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। समताप सीमा में अब प्रश्न ये उठता है, समताप मंडल में प्रश्न ये उठता है कि तापमान बढ़ता क्यों है ऊपरी वाले भाग में। इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस। यहाँ समताप मंडल में ओजोन गैस उपस्थित होती है। ओजोन गैस को O3 से प्रदर्शित करते हैं, और ओजोन गैस के बारे में आप जानते हैं कि यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको अवशोषित करती है और धरातल पर आने से रोकती है। तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर रही है ना। एक और महत्वपूर्ण बात है, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही समताप मंडल को ओजोन मंडल की भी संज्ञा दी जाती है। इसको हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समताप मंडल में कभी कभी एक बादल का निर्माण होता है जिसे हम सीरस बादल के नाम से जानते हैं, या इसे हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियास क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। तो समताप मंडल जो है, ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटना घटित नहीं होती है और न ही कोई बादल बनता है। लेकिन कभी कभार निचले समताप मंडल में एक बादल का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं सीरस बादल, या इसी को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियास क्लाउड। यह बादल कभी कभार बनता है। समताप मंडल का जो निचला भाग है, क्योंकि इसमें कभी कोई मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसलिए यहाँ पर विजिबिलिटी बढ़िया होती है, दृश्यता अच्छी होती है। इसीलिए जो जेट वायुयान होते हैं वो समताप मंडल के निचले भाग में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो बस समताप मंडल के बारे में इतना ही है। फिर से देख लें, समताप मंडल जो है यह क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। समताप सीमा के निचले भाग में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक में तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समताप मंडल के ऊपरी वाले भाग में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने का कारण ओजोन गैस की उपस्थिति का होना है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ओजोन गैस समताप मंडल में जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस का संकेंद्रण समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक में अधिक होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन गैस का संकेंद्रण सबसे अधिक किस ऊंचाई तक होता है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। किस मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल के निचले वाले भाग में कभी कभी एक बादल का निर्माण होता है जिसे हम सीरस बादल या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियास क्लाउड के नाम से जानते हैं। ओके, अब आते हैं मध्य मंडल पर। मध्य मंडल जो है यह समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। यह समताप सीमा है और ये मध्य मंडल का ऊपरी वाला हिस्सा है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान फिर से घटने लगता है। इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान धीरे धीरे घटने लगता है,
और मध्य मंडल का जो ऊपरी वाला भाग है इसको हम बोलते हैं मध्य सीमा। यह भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है और इसमें तापमान का गिरना जो है बंद हो जाता है। लेकिन मध्य सीमा के ऊपरी वाले भाग में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान गिर करके कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ 0 डिग्री था, 0 डिग्री से फिर तापमान गिरते गिरते 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो कितना हो गया, फिर से -80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर जो है मध्य सीमा में -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कभी कभार। मध्य मंडल की और कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन मध्य मंडल में कभी कभी जो है वो उल्का पिंड हमें जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब कभी उल्का पिंड अनियंत्रित होकर के पृथ्वी की ओर गिरते हैं तो पृथ्वी पर आने के पहले उल्का पिंड को वायुमंडल की मोटी पारदर्शक परत से होकर के गुजरना पड़ता है और इस दौरान उल्का पिंड की सतह वायु से घर्षण की क्रिया के द्वारा गर्म हो जाती है और गर्म होकर के मध्य मंडल तक आते आती जो उल्का पिंड है वह जलने लगता है और फिर जलने के बाद वो जिसका उसका जो अवशेष बचता है वो धरातल तक आकर के गिर पड़ता है। तो क्योंकि उल्का पिंड मध्य मंडल तक आते आते जल उठता है, इसलिए मध्य मंडल में हमें उल्का पिंड सामान्यतः चमकते हुए या जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह एक इसकी जो है मध्य मंडल की विशेषता है। अब इसके बाद आता है तापमान मंडल। तापमान मंडल जो है वो मध्य सीमा से लेकर के ऊपर या 80 किलोमीटर से ऊपर तक का जो हिस्सा है उसको हम जो है तापमान मंडल के नाम से जानते हैं। तापमान मंडल को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, एक को हम बोलते हैं आयन मंडल और दूसरे को बोलते हैं आयतन मंडल या बहिर्मंडल। तापमान मंडल में ऊपरी वाले भाग में, तापमान मंडल के ऊपरी वाले भाग में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर गैसें बहुत विरल होती है। इसलिए तापमान मंडल के ऊपरी वाले भाग में अधिक तापमान होने के बावजूद भी उस तापमान का हमें आभास नहीं होता। तापमान मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ऊपरी वाले भाग में तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, लेकिन उस तापमान का हमें आभास नहीं होता। पहले हमने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर गैसें बहुत ही ज़्यादा विरल रूप में मौजूद होती हैं। आइए अब हम लोग आयन मंडल की चर्चा करते हैं, जो तापमान मंडल का निचला वाला हिस्सा है। आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। आयन मंडल में गैसें जो है वो आवेशित अवस्था में पाई जाती हैं और आवेश युक्त कणों को हम बोलते हैं आयन, इसीलिए इस मंडल का नाम पड़ा आयन मंडल। इस मंडल को हम डी परत, ई परत, एफ और जी परत के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसमें से जो डी परत है, ये इन परतों का महत्व जो है पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को कायम करने में है। पूरा का पूरा आयन मंडल पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यदि शायद ये आयन मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर संचार व्यवस्था जिस प्रकार से आज हम स्थापित कर पाए हैं, शायद इस प्रकार से संचार व्यवस्था पृथ्वी पर नहीं होती। अब ये आयन मंडल क्या भूमिका निभाता है? आयन मंडल में गैसें पहली बात तो आवेशित हैं और यहाँ पर डी, ई, एफ और जी परतें उपस्थित हैं। ये परतें क्या करती हैं? ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं और जब ये रेडियो तरंगें, इन रेडियो तरंगों को हम धरातल से भेजते हैं और धरातल से ये ऊंचाई पर जाती हैं और ऊंचाई पर जा करके ये डी, ई, एफ और जी परतों से टकरा करके पुनः धरातल पर वापस आती हैं और धरातल के एक बड़े भूभाग पर रेडियो सेट के द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे ये जो है, ये वाली परत जो है वो डी परत है। मान लीजिए हमने यहाँ से ये रेडियो तरंग भेजा और ये रेडियो तरंग डी परत से टकराई और डी परत से टकरा करके यहाँ धरातल पर आती है और धरातल के इतने भूभाग के द्वारा, इतने भूभाग में जो रेडियो सेट है उनके द्वारा ये ग्रहण की जाएगी। डी परत सामान्यतः जो है दिन में ही दिखाई पड़ती है। इसका संबंध सौरिक विकिरण से होता है और यह परत जो है जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही यह परत जो है लुप्त हो जाती है। डी परत जो है वह दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन कहाँ से होता है? डी परत से। इसी प्रकार से जो ई परत है, ई परत को हम केनली हेविसाइड परत के नाम से भी जानते हैं और यह परत भी दिन के समय ही हमें दिखाई पड़ती है
सूर्यास्त जैसे ही होता है यह परत जो है लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस परत का संबंध भी सौरिक विकिरण से ही होता है। और यह जो परत है, इस परत से मध्यम और लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जो एफ परत है, एफ परत से भी मध्यम और लघु रेडियो तरंगों का ही परावर्तन होता है। और जो जी परत है, जी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, चाहे वो दीर्घ रेडियो तरंग हो या मध्यम रेडियो तरंग हो या लघु रेडियो तरंग, सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और यह जो परत होती है वह दिन और रात दोनों समय जो है दिखाई पड़ती है, दोनों समय मौजूद रहती है। इन परतों की अपनी एक ऊंचाई भी है। ये जैसे डी परत है, ये 99 से लेकर के 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक में पाई जाती है। ई परत जो है वो 150 से लेकर के 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक में पाई जाती है। और एफ परत जो है वो 380 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक में पाई जाती है। और 400 किलोमीटर से ऊपर जो है 400 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत जो है, जी परत जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये परतें जो हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल की एक और विशेषता है कि आयन मंडल के कारण ही हमें उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के पास एक प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अरोरा। अरोरा एक प्रकार की घटना है और इस घटना के लिए भी आयन मंडल ही जिम्मेदार है। होता क्या है कि सूर्य से ढेर सारी जो है सोलर विंड चलती हैं और अंतरिक्ष में ढेर सारी जो कास्मिक किरणें विद्यमान हैं वो आयन मंडल की कणों से टकराती हैं। यानी सूर्य से आने वाली सोलर विंड और अंतरिक्ष की कास्मिक किरणें आयन मंडल की कणों से टकरा करके उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के पास एक प्रकाश उत्पन्न करती है। इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय प्रकाश। इसमें जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के पास जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के पास जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस या दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। तो इस प्रकार से जो अरोरा की घटना है, उस घटना के लिए भी आयन मंडल ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आयन मंडल के ऊपर की जो परत होती है 640 किलोमीटर के ऊपर वाली परत, उसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तापमान बहुत ही अधिक होता है और वायु अत्यंत विरल होती है। वायु के अत्यंत विरल होने के कारण यहाँ के तापमान का मापन सामान्य थर्मामीटर से किया जाना संभव नहीं होता है। और यदि इस मंडल में हम पहुंच करके, संभव यदि हो इस मंडल में हम पहुंचे और पहुंच करके यदि हम अपने शरीर को बाहर निकालें या अपने हाथ को बाहर निकालें, तो उच्च तापमान के होने के बावजूद भी उस तापमान का हम आभास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि गैसें बहुत ज़्यादा विरल होती हैं। ठीक है। जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, वो कभी कभार पूछा जाता है कि किस मंडल में स्थापित होते हैं। तो जो सैटेलाइट होते हैं हमारे, वो इसी मंडल में स्टेब्लिश होते हैं, इसी मंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल की जो प्रत्येक लेयर थी उनको जानने का प्रयास किया है। किसके आधार पर? तापीय विशेषता के आधार पर। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की ये परतें हैं और इनकी ये विशेषताएं थी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल की कौन कौन सी लेयर हैं। तो रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल की दो परतें हैं, एक को हम बोलते हैं सममंडल और दूसरा है विषममंडल। सममंडल जो है यह धरातल से ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई का मतलब है कि इसमें जो है तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की जो तीन परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, यही तीन मंडल इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाला क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा? सममंडल। इस मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाएंगी? इस मंडल में ऑक्सीजन पाई जाएगी, नाइट्रोजन पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैसें इस मंडल में जो है विद्यमान रहती हैं। इस मंडल को सममंडल क्यों कहते हैं? सममंडल इस मंडल को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ गैसों के संगठन में या उनके अनुपात में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता।
यानी गैसों का अनुपात लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक समान बना रहता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया सममंडल। दूसरा है विषम मंडल। विषम मंडल जो है यह 90 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र होता है। 90 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है वायुमंडल का, उसको हम बोल देंगे विषम मंडल। इस विषम मंडल में जो है 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक में आणविक नाइट्रोजन परत पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस की वहां पर परत पाई जाएगी। नाइट्रोजन गैस वहां पर आणविक नाइट्रोजन गैस का क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक में एटॉमिक ऑक्सीजन गैस की लेयर पाई जाएगी, परत पाई जाएगी। और 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक में हीलियम गैस की परत देखने को मिलती है। और 3500 किलोमीटर से ऊपर हमें एटॉमिक हाइड्रोजन परत देखने को मिलती है ना। तो ये जो विषम मंडल है, विषम मंडल 90 किलोमीटर के ऊपर का एरिया है, ऊपर का क्षेत्र है, जिसमें हमें क्रमशः नाइट्रोजन गैस की परत है ना, आणविक नाइट्रोजन परत जो 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन की परत जो 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक होती है। 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक हमें एटॉमिक हाइड्रोजन हीलियम परत देखने को मिलती है। और उस हीलियम परत के ऊपर एटॉमिक हाइड्रोजन की परत 3500 किलोमीटर के ऊपर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से रासायनिक संगठन के आधार पर हम वायुमंडल को दो परतों में, सममंडल और विषम मंडल में बांटते हैं। सममंडल के अंतर्गत ये 3 परतें जो हैं वो आती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। और विषम मंडल के अंतर्गत यदि हम देखें तो पूरा का पूरा तापमान मंडल और उसके ऊपर का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं तक। उम्मीद है कि शायद ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो, और फिर किसी टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।